उसके पास ताकत थी। उसने उसे अपने हाथों में थाम लिया। पैसे की ताकत या दहशत की ताकत या मौत की ताकत से भी ज्यादा मजबूत ताकत, बनीनो इंसान की मोहब्बत को हुक्म देने की नाकाबिल तशकीर ताकत। सिर्फ एक चीज थी जो ताकत नहीं कर सकती थी, वो उसे खुद की महक का एहसास करने के काबिल नहीं बना सकती थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जर्मन राइटर और स्क्रीन राइटर पैट्रिक सुस्किंड द्वारा लिखी गई उनकी बेस्ट नॉवेल परफ्यूम द स्टोरी ऑफ मर्डरर की कहानी को सुनेंगे। पैट्रिक का जन्म एम्बेक बवेरिया में हुआ था। अपनी शुरुआती दौर में पैट्रिक एक पियानिस्ट बनना चाहते थे, पर हाथों में कुछ तकलीफ होने के वजह से उन्होंने अपने राइटिंग करियर की शुरुआत बतौर प्लेराइट की तरह किया, जिसके बाद उन्हें उनके प्लेस के लिए इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिला और वो अपने लेखक के सफर पर निकल चुके थे। तो बढ़ते हैं परफ्यूम द स्टोरी ऑफ मर्डरर की कहानी की तरफ। 18th सेंचुरी फ्रांस में हर जगह बर्दाश्त से भी बाहर बदबू से भरी थी, जो आज के लोगों के लिए कल्पना भी करना शायद मुश्किल हो। अमीर हो या गरीब, गर्मी हो या सर्दी, हर इंसान और हर जगह, खासकर पेरिस, बहुत ही गंदी बदबू से भरा हुआ था। लेकिन सबसे बुरी बदबू सिमेटियर डे इनोसेंट्स में थी, जो 800 सालों से आसपास के परेशान और हॉस्पिटल से लाई गई लाशों से भरा पड़ा बदबू दे रहा था। ग्रेनुली का जन्म यही 17 जुलाई 1738 को हुआ था। सुविधा के लिए ग्रेनुली को हम कहानी के दौरान ग्रेन कहकर बुलाएंगे। ग्रेन बिन बिहाई माँ तो एक फिशर मॉन्गर थी, जिसने इससे पहले भी 4 बच्चों को जन्म दे चुका था। उसे ग्रेन का जन्म हुआ। ग्रेन के माँ के बच्चे सभी उसी मार्केट स्टॉल में पैदा हुए, लेकिन उसकी माँ अपने सभी बच्चों की मौत का जिम्मेदार थी। ग्रेन की माँ अभी भी जवान, सुंदर और काफी हद तक सेहतमंद थी और उसे उम्मीद थी कि किसी दिन वो एक विधवा मर्द से शादी करेगी और इन नाजायज बच्चों से हटकर अपने जायज बच्चों को जन्म देगी। ग्रेन के जन्म होते ही उसकी माँ बिना किसी भी एहसासों के एक कसाई के चाकू के मदद से अपना अम्बिकल कॉर्ड काट देती है। बाजार और कब्रिस्तान की गर्मी और बदबू को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहीं बेहोश हो जाती है। यह देखकर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और कोई पुलिस को बुला लेता है। जब ग्रेन की माँ को होश आता है तो वो उठती है और खुद की सफाई करने चली जाती है। तब तक ग्रेन, जो मार्केट स्टॉल के नीचे पड़ा था, रोने लगता है, जिससे भीड़ उसे देख लेती है। ग्रेन को एक वेट नर्स को सौंप दिया जाता है और उसकी माँ का यूं बच्चों को मार देने के जुर्म में गिरफ्तारी हो जाता है और सजा के तौर पर उसका सर कलाम कर देने का सजा सुनाया जाता है। जब तक ग्रेन की माँ को मौत का सजा मिलता है, तब तक ग्रेन 3 अलग अलग वेट नर्सेस के पास जा चुका था और हर एक का यह कहना था वो दूध के लिए बहुत लालची है। क्योंकि ग्रेन को अब तक उसका नाम नहीं मिला था और वो बैप्टाइज्ड भी नहीं था, इसलिए ग्रेन के मामले को देखने वाला पुलिस ऑफिसर ला फॉसे उसे सेंट मैरी के मठ के हवाले कर देता है। वहां उसका नाम जैन बैप्टिस्ट रखा जाता है और फिर उसे जैन बसी नामक एक नर्स के पास भेज दिया जाता है, जो उसे दूध पिलाने के लिए हर हफ्ते के 3 फ्रांस लेती थी। कुछ हफ्तों बाद जैन भी ग्रेन से चिढ़ जाती है और वो फादर को ग्रेन को लौटा देना चाहती है। फादर चाहते थे जैन कुछ वक्त ग्रेन को पनाह दे, पर जैन का मानना था ग्रेन के अंदर एक शैतानी रूह थी, क्योंकि ग्रेन के अंदर उसकी खुद की कोई महक ही नहीं थी। इस बात को लेकर फादर और जैन में बहुत बहस भी होती है, पर फादर जैन को ग्रेन को रखने के लिए मनाने में असफल थे और फादर बास्केट उठाते हैं और ग्रेन को अपने साथ ले आते हैं। फादर सुपरस्टिशन से सख्त नफरत करते थे। उन्हें जैन का ग्रेन के प्रति व्यवहार और सोच से काफी बुरा लगता है, पर अजीब बात यह थी कि फादर को भी ग्रेन से कोई महक नहीं आती है। ना ही ग्रेन के बालों में कोई महक थी, ना ही उसके शरीर में। इसी दौरान ग्रेन उठने की कोशिश करता है, पर ना जाने क्यों ग्रेन और बच्चों से अलग था। उसकी खुद की कोई महक नहीं थी, यह तो तय था, लेकिन ग्रेन का देखने का तरीका भी अलग था।
जब ग्रेन की नजर फादर पर पड़ती है तब फादर को महसूस होता है ग्रेन अपनी आंखों के बजाय अपने नाक की मदद से फादर की तरफ देख रहा था और उसकी नाक से आवाजें भी आ रही थी। यह देख फादर भी चौंक जाते हैं। उन्हें ग्रेन को देखकर बॉटनिकल गार्डन्स में रखा मीट ईटिंग प्लांट जैसा महसूस होने लगता है और ग्रेन की यह नजर फादर को बीमार और नंगा महसूस कराने लगती है। फादर को लगता है इस चीज से तुरंत छुटकारा पाना होगा। तभी ग्रेन रोता है और यह देख फादर का खून जम सा जाता है। वो बच्चे को शैतान समझने लगते हैं लेकिन फिर अपने आप को रोकते हैं। जल्दी से वो सोचते हैं कि इस शिशु को कहाँ भेजा जा सकता है और फिर उन्हें शहर से बाहर मैडम गलियार्ड का घर याद आता है। वो ग्रेन को वहां लेकर जाते हैं और 1 साल का पैसा पहले से दे देते हैं। वापस घर आकर फादर खुद को साफ करते हैं और डरा हुआ महसूस करते हैं। मैडम को उसके पिता द्वारा बचपन में उसके चेहरे पर मिली एक चोट की वजह से उनके किसी चीज के महक लेने और उनके भावनाओं को महसूस करने के एहसास को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। इसी वजह से वो अपने केयर में आए बच्चों में कोई फर्क या भावनात्मक जुड़ाव महसूस नहीं करती थी। मैडम का यह केयर सेंटर ग्रेन के लिए एक रहमत की तरह सामने आया जिसे किसी के ध्यान या प्यार की जरूरत नहीं थी। ग्रेन का बचपन ही ऐसा था मानो उसका पहला रोना ही प्यार के खिलाफ का संकेत था, जो सिर्फ जीने के लिए था, जो नफरत और द्वेष से भरा था। ग्रेन सच में एक मीट ईटिंग प्लांट की तरह था जो खून की खुशबू के इंतजार में था ताकि वो अपने आसपास से गुजरने वाले को काट सके, उसे मार सके। मैडम जो खुद सूंघ नहीं सकती थी, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर केयर में अन्य बच्चे भी ग्रेन को अजीब मानते थे। ग्रेन था तो अजीब, पर उसमें डरने जैसी कोई बात नहीं थी। वो ना ही कभी बड़ा मजबूत या बेहद बदसूरत था और ना ही वो आकर्षक लगता था। उसने अपने पहले शब्दों में बदबू से जुड़े शब्दों को बोलना शुरू किया था। एक दिन अचानक ग्रेन लकड़ियों से आ रही खुशबू में डूब जाता है और कई दिनों तक बस लकड़ियां लकड़ियां दोहराता रहता है, पर उसके लिए भी यह सब समझना मुश्किल था। जल्द ही ग्रेन सब चीजों का फर्क उनकी महक से आसानी से करना सीख जाता है। ग्रेन को शब्दों में दिक्कतें आ जाती थी, पर महक से फर्क करने के मामले में ग्रेन को कभी कोई मुश्किल नहीं हुई। अपने 6 साल की उम्र तक ग्रेन अपने आसपास के पूरी दुनिया को महक से समझ चुका था। उसके पास हजारों महक की याददाश्त तैयार हो चुकी थी और वो कल्पना कर सकता था कि अलग अलग खुशबुओं को कैसे मिलाया जा सकता है। ग्रेन अब ज्यादा छुपा रुस्तम बनने लगा था और कई दिनों तक मीडोज और वाइनयार्ड्स की खुशबू लेने के लिए गायब रहता था। उस पर दिए गए सजाओं का कोई असर नहीं होता था। धीरे धीरे मैडम को लगता है ग्रेन की कोई जादुई ताकत है, क्योंकि ग्रेन सब्जियों को बिना काटे बता सकता था उन सब्जियों में कीड़े हैं या नहीं। तूफानों से पहले ही तूफान के बारे में बता दिया करता था। ऐसा था मानो ये दीवार के पीछे क्या है ग्रेन वो भी देख सकता है। यह सब कुछ ग्रेन अपनी सूंघने की ताकत से करता था, पर मैडम का यह मानना था ग्रेन को खास ताकतों से नवाजा गया है और यही ताकत एक दिन उसकी बदकिस्मती और मौत ले आएगी। मैडम सोचती है ग्रेन को उन सबसे दूर करना होगा। ग्रेन 8 साल का हो चुका था और अब फादर के तरफ से ग्रेन के देखभाल के लिए आने वाले पैसे भी बंद हो चुके थे। बिना कोई एहसास, जिम्मेदारी और पछतावा के मैडम ग्रेन को सबसे कठिन और कम पैसे में काम करने वाले चर्माकार के पास छोड़ आती है। चर्माकार यानी चमड़ियों से काम करने वाले। चर्माकार ग्रेन को दिन भर काम कराता और रात में एक बक्से में बंद कर फर्श पर सोने छोड़ देता था। ग्रेन जानता था वो चर्माकार के लिए तब तक ही फायदेमंद है जब तक वो काम करेगा, इसलिए ग्रेन कभी कोई शिकायत नहीं करता था। जल्द ही ग्रेन को एंथ्रेक्स की बीमारी हो जाती है, जो अक्सर लोगों के लिए मौत बन जाता है, लेकिन ग्रेन बच जाता है और इस बीमारी से इम्यून हो जाता है। इस वजह से ग्रेन एक कामगार के तौर पर
कीमती हो जाता है और उसे आखिरकार एक बिस्तर और अच्छा खाना मिलने लगता है। 12 साल की उम्र से हर हफ्ते ग्रैंड पेरिस के इस बदबूदार शहर में खुशबू का खोज और एहसास करने खुद को वक्त देने लगता है। ग्रैंड दुनिया में हर महक, बदबू हो या खुशबू, इंसान की हो या जानवर की, सब में फर्क करना अब जान लेता है और इन्हीं को पहचानना उसके लिए खुशी का कारण बन जाती है। ऐसे ही महक और खुशबू को ढूंढने का ग्रेन का जुनून उसे एक दिन परफ्यूम्स की महक तक पहुंचा देता है। वो अन्य खुशबुओं की तरह तुरंत समझ जाता है किस मिलावे से इन परफ्यूम्स को तैयार किया गया है। पर ग्रेन को इनकी खुशबुएं ज्यादा पसंद नहीं आती और वो सोचता है अगर उसके पास भी चीजें हो तो वो इनसे बेहतर परफ्यूम्स बना सकता है। एक शाम एक खुशबू की महक से ग्रेन का दिल उस महक के लिए धड़कने लगता है और वो उसे लोगों की भीड़ में बड़ी बेसब्री से ढूंढने लगता है। यह खुशबू ऐसी ताजगी और ऐसी गर्माहट से भरी थी जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। खुशबू के प्रति खिंचाव महसूस करता ग्रेन रास्ते पार करते करते एक 13-14 साल की लड़की के पास पहुंच जाता है जो मोम की रोशनी में बैठी प्लम्स की सफाई कर रही थी। ग्रेन को एहसास होता है यह महक, यह खुशबू उसी लड़की की थी, पर वो परेशान सा हो जाता है क्योंकि इंसानों का गंध अप्रिय होता था। तो फिर इस लड़की की खुशबू में ऐसा क्या था? ग्रेन ने सिर्फ एक पल के लिए लड़की को देखा और फिर से उसकी महक में खोने लगा। इस लड़की के महक के सामने उसके दिमाग में बनाए गए अब तक की सभी खुशबुएं बेमायने थी। ग्रेन ने फैसला किया कि उसे यह खुशबू को हासिल करना होगा, वरना उसकी जिंदगी का कोई मायने नहीं है। ग्रेन धीरे धीरे लड़की के पीछे जाकर खड़ा हो गया। लड़की के लाल बाल और बहुत ही सफेद चमड़ियां थी। लड़की ने ग्रेन को नहीं देखा, पर उसने एक खौफ महसूस किया। जब लड़की ने मुड़कर ग्रेन का सामना किया तो वो डर से ना रोई और ना लड़ी। ग्रेन ने बिना उसकी खूबसूरती पर नजर डाले अपने आंखों को बंद कर कर उस लड़की का तुरंत गला घोट डाला। लड़की के मरने के बाद ग्रेन ने लड़की के कपड़ों को पूरी तरह से फाड़ दिया और सर से लेकर पैर तक वो उसके निवस्त्र शरीर के पूरे खुशबू को अपने अंदर लेने लगा। ग्रेन ने तब तक उसके शरीर को नहीं छोड़ा जब तक उसके शरीर की खुशबू पूरी तरह से खत्म नहीं हो गई। महक के खत्म होने के बाद ग्रेन को खुद पर थोड़ा काबू आया और उसने मोम की रोशनी को बुझा दिया और अपने घर के तरफ निकल पड़ा। जब तक ग्रेन नदियों को पार कर दूसरी ओर जा चुका था, तब लोगों को लड़की का शरीर मिला। उस रात ग्रेन को लगा मानो उसका पहली बार जन्म हुआ है। अब तक खुशबुओं में खुद को माहिर समझने वाले ग्रेन को एक नई महक मिली थी जो उसके आने वाले खुशबुओं की नींव होने वाली थी। ग्रेन को लड़की को मारने का कोई अफसोस नहीं था। उसके लिए सिर्फ इतना जरूरी था कि उसने उस लड़की की खुशबू को अपने अंदर बसा लिया है। अब ग्रेन के अंदर परफ्यूम बनाने के कला को सीखने की तलब हो जाती है और इसी तलाश में ग्रेन की मुलाकात शहर के सबसे अच्छे परफ्यूम बनाने वाले बल्दीनी से होती है। बल्दीनी एक बूढ़ा परफ्यूमर था जिसने अपना सफल व्यापार सिर्फ 2 परफ्यूम के दम पर चलाया था। एक जो उसे एक रिलेटिव ने दिया था और दूसरा जो उसने एक ट्रैवलिंग एजेंट से खरीदा था। पर अब बल्दीनी का व्यापार डूबता जा रहा था और अब उसकी रोजी रोटी एक घर से दूसरे घर तक परफ्यूम बेचकर चल रही थी। बल्दीनी को एक पाउंड के लिए एमर और साइक परफ्यूम्स से स्किन्स को भिगोकर तैयार करने का काम दिया गया था, जो उसके प्रतिद्वंदी पेलेसियर का परफ्यूम है। बल्दीनी वो परफ्यूम खरीदना नहीं चाहता था, बल्कि उसकी नकल करना चाहता था। 2 घंटे तक अलग अलग मिलावटों को समझने की कोशिश करने के बाद बल्दीनी हार मान लेता है और तय करता है वो अपने व्यापार को बेचकर मैसीना में बस जाएगा। तभी उसके दरवाजे पर बेल की आवाज आती है। जब वो दरवाजा खोलता है तब वो ग्रेन को देखता है जो अपने चर्मकार मालिक के तरफ से बल्दीनी को चमड़ियां पहुंचाने आया था जो उसे परफ्यूम्स बनाने के लिए चाहिए थी। यह पहली बार था
जब ग्रेन किसी परफ्यूमर की दुकान में आया था और वह बल्दीनी से कहता है कि उसे अपना शिशु बना ले, पर बल्दीनी यह सुनकर ग्रेन पर हंस देता है। तभी ग्रेन कहता है वो एमर और साइट बना सकता है। वैसे तो बल्दीनी को एक चर्माकार से परफ्यूम बनाने की कोई उम्मीद नहीं थी, उसके बावजूद भी वो ग्रेन को मौका देता है ताकि ग्रेन लैब में जाकर परफ्यूम मिक्स कर सके। ग्रेन के तरीके बल्दीनी को बहुत ही बुरे लगते हैं, लेकिन जब बल्दीनी आखिरकार ग्रेन को रोकने के लिए चिल्लाता है, तभी उसे एमर और साइट की खुशबू आती है। बल्दीनी अब मंत्र मुक्त हो जाता है। ग्रेन कहता है वो इससे भी बेहतर महक को ला सकता है और दूसरी कोशिश में ग्रेन ने बल्दीनी को वो खुशबू तैयार करके दे दिया था जिसकी बल्दीनी को तलाश थी। जब ग्रेन वहां से निकलता है, बल्दीनी ग्रेन से कहता है वो उसे अपना शिशु बनाने के बारे में सोचेगा। अगली मुलाकात में ग्रेन बल्दीनी को उसके प्रतिद्वंदी से भी अच्छा खुशबू बनाकर देता है। इसके बाद बल्दीनी ग्रेन को अपना शिशु बना लेता है। बल्दीनी ग्रेन को परफ्यूम बनाने के सही तौर तरीके सिखाता है। जब ग्रेन डिस्टिलिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करके डोरनॉब्स या पानी का सेंट बनाने में असफल हो जाता है, तब ग्रेन बहुत बीमार पड़ जाता है और उसे साइफिलिक्टिक मीजल्स डायग्नोज किया जाता है। बल्दीनी बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे अपने व्यापार को आगे बढ़ाना था और इसमें उसे ग्रेन की जरूरत थी। बीमारी के हालात में ही ग्रेन बल्दीनी से सेंट बनाने के दूसरे तरकीबों के बारे में पूछता है। बल्दीनी ग्रेन को डिस्टिलेशन के अलावा भी परफ्यूम बनाने के कुछ खास तरीकों के बारे में सिखाता है जो अलग अलग खुशबू को एक करने और बरकरार रखने का काम करती है। वो उसे यह भी बताता है ग्रेसी के शहर में इन सब तरीकों का कैपिटल है। यह सुन ना जाने क्यों ग्रेन चमत्कारी रूप से ठीक हो जाता है। अब बल्दीनी ग्रेन की बनाई महक को अपने नाम से बेचना शुरू कर देता है। यह नई महक बल्दीनी के डूबते व्यापार और उसके सम्मान को एक बार फिर जिंदा कर देती है। कुछ वक्त बाद ग्रेन पेरिस छोड़ने का फैसला करता है। बल्दीनी ग्रेन से वादा लेता है कि ग्रेन कभी उसके परफ्यूम्स को दोबारा किसी के लिए नहीं बनाएगा और कभी वापस लौटकर पेरिस नहीं आएगा, जिसे ग्रेन मान लेता है और वहां से निकल जाता है। उसी रात बल्दीनी की शॉप, जो एक ब्रिज पर बनी थी, गिरकर साइन रिवर में डूब जाती है और बल्दीनी और उसकी वाइफ की मौत हो जाती है। जब ग्रेन ग्रास के तरफ सफर कर रहा होता है तो उसे शहर के बाहर की साफ हवा बहुत ज्यादा सुखद लगती है और वो इंसानों के सेंट के प्रति और ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। वो तन्हाई तलाशने लगता है, सिर्फ रात को सफर करता है और आखिरकार अपने आप को फ्रांस के एक सबसे गुप्त हिस्सा यानी एक वोल्केनो के पार पाता है। जब ग्रेन को एहसास होता है कि वो बिल्कुल अकेला है तो वो वहां रहने का फैसला करता है। वो एक ऐसी गुफा को ढूंढ लेता है जो सोने लायक हो और जहां एक छोटी सी पानी की धार थी। वो वहां 7 साल तक रहता है। वो अपने दिन अपने अंदर की शांति और अपने सपनों में गुजारता है। दिन के वक्त सुखद सेंट्स के सपने बुनता है और रात को लाल बालों और गोरी चमड़ी वाली 13 साल की लड़की की महक को याद करता है जिसे उसने गला घोटकर बिना अफसोस के मार डाला था। एक दिन ग्रेन को एक खौफनाक सपना आता है जिसमें उसके खुद के महक का एक तेज कोहरा बनकर उसका दम घोटने लगता है। उस पल ग्रेन को एहसास होता है कि उसकी खुद की कोई महक ही नहीं है। परेशान और डरा हुआ ग्रेन इस बात की तस्दीक करने लगता है कि क्या सच में उसकी अपनी कोई महक नहीं है। वो महकहीन था, ना ही वो खुद की महक को सूंघ सकता था, ना ही लोग उसकी महक को सूंघ सकते थे। और इसी एहसास के साथ वो पहाड़ छोड़ भाग जाता है। मॉन्टपीलियर जाते वक्त वो अपने इस हुलिया को बताने एक झूठी कहानी बनाता है कि उसे चोरों ने अगवा करके एक गुफा में रखा था। वहां वो रोजमर्रा की चीजों को इस्तेमाल करके अपने लिए एक महक तैयार करता है और देखता है कि उसका यह नया खुशबू लोगों को बेवकूफ बनाने और यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि यह एक इंसान का महक है। और इसी के साथ अब समाज वाले ग्रेन को स्वीकार करने लगते हैं, ना कि पहले जैसे जब वो ग्रेन को अनदेखा कर दिया करते थे।
ग्रेन ऐसे परफ्यूम्स बनाता था जो लोगों को इस सोच को बदल सकते थे, जिसे लोग उसे एक बेचारा गुफा वाले के रूप में नहीं बल्कि एक साफ सुथरा और तौर तरीके वाले इंसान के रूप में देखते थे। जब ग्रेन देखता है कि किस तरह से लोगों को सिर्फ एक हल्के से महक से बेवकूफ बनाया जा सकता है, तब उसकी नफरत अब तिरस्कार में बदल जाती है। उसे एहसास होता है उसके पास एक ऐसे महक को बनाने की क्षमता है जिससे किसी भी इंसान को सुपर ह्यूमन और एंजेलिक कहा जा सकता है, जो दूसरे लोगों का उसके प्रति उनके सोच को पूरी तरह से बदल सकती थी। ग्रेन को लगता है वो जीनियस है। कुछ हफ्तों बाद ग्रेन शहर छोड़कर ग्रस के तरफ निकल पड़ता है। शहर में घूमते वक्त उसे एक महक मिलती है जो उसे उस लड़की जैसी लगती है जिसका गला घोट कर उसने मार दिया था और जिसकी महक के सपनों में अक्सर ग्रेन डूबा रहता था। यह खुशबू एक जवान लड़की लॉरा की थी। ग्रेन फैसला करता है उसे यह महक हासिल करना है और 1 साल के अंदर उसे लॉरा को मारकर वो लॉरा के महक उसके शरीर से निकालकर हमेशा के लिए रख लेगा। इसके महक को जीवित रखने की तरकीब सीखने ग्रेन एक वर्कशॉप में एक शिक्षु के रूप में काम करना शुरू करता है और वो सीखता है कि कैसे एनिमल फैट का इस्तेमाल करके फूलों से महक को निकाला जा सकता है। सर्दियों के दौरान ग्रेन एक्सपेरिमेंट शुरू करता है और अपने लिए कई ह्यूमन सेंटेड परफ्यूम्स बनाता है। वो एक ब्रास डोर नॉब का परफ्यूम भी सफलतापूर्वक बना लेता है। फिर वो जानवरों पर आजमाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसे उन्हें मारना पड़ता है ताकि वो सफल हो सके। ग्रेन को जानवरों को मारने का भी कोई अफसोस नहीं था। आखिरकार वो इंसानों पर इन्हें आजमाता है। वो छोटे तेल भरे कपड़े पब्लिक प्लेसेस में रखता है जो इंसानों की खुशबू को कैद कर लेता है और वो उनसे इंसानों की खुशबू बनाने लगता है। एक रात गार्डन वाली लड़की के सेंट के सपने देखते वक्त ग्रेन को एक बुरी सोच आती है कि चाहे उसके पास उस लड़की का महक हो भी तो भी वो महक एक दिन खत्म हो जाएगा। वो सोचता है इसे ज्यादा चलाने के लिए उसे एक मिक्स्ड परफ्यूम बनाना होगा और उसके महक को कॉन्सेंट्रेटेड तरह से यूज करना होगा। उस वसंत ऋतु और गर्मियों में ग्रास में 24 सुंदर लड़कियों का एक ही तरीके से खून होता है, जिसमें उन्हें सिर्फ एक ही बार तेजी से उनके सर पर मारा जाता है और फिर उनके कपड़े उतार लिए जाते हैं और उन्हें टकला कर दिया जाता है। इन सब हत्याओं के पीछे और कोई नहीं, ग्रेन था, जो कभी न खत्म होने वाला लॉरा का महक को बनाने से पहले की तैयारी कर रहा था। शहर में डर और खौफ फैल जाता है, खासकर जब यह पता चलता है कि सब लड़कियां कुंवारी और बिन छुई थी। हत्याएं तब रुकते हैं जब शहर का बिशप अज्ञात हत्यारे को बहिष्कृत कराता है। एंटोनी, जो एक विधवा और ग्रास का दूसरा कंसल था, उसे इस बात पर यकीन नहीं होता है कि यह शांति लंबी चलेगी और वो इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करता कि खूनी पास के ग्रेनोबल चला गया है। लॉरा, जिसकी महक अब ग्रेन का मकसद था, वो 16 साल की थी और बहुत ही खूबसूरत थी और इत्तेफाक से वो एंटोनी की ही बेटी थी। एक रात एंटोनी एक बुरा ख्वाब देखता है जिसमें वो देखता है लड़कियों का खूनी ने लॉरा पर हमला कर उसे मार दिया है। एंटोनी को एहसास होता है कि खूनी का अगला लक्ष्य लॉरा ही हो सकती है। वो तुरंत आयोजना बनाता है कि लॉरा को शहर से बाहर ले जाए और उसकी शादी कर दे ताकि वो कुंवारी ना बचे, और इसके साथ साथ वो खूनी के किसी काम की भी नहीं रहेगी और लॉरा की जान बच जाएगी। एंटोनी और लॉरा सुबह जल्द ही शहर से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ग्रेन उस रात लॉरा की महक लेने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन जब ग्रेन बाहर निकलता है तो उसे लॉरा की खुशबू महसूस नहीं होती और वो परेशान हो जाता है। काम पर ग्रेन का एक साथी ग्रेन को बताता है कि एंटोनी और लॉरा ग्रेनेबल के लिए निकल गए हैं। ग्रेन अपना सामान बांधता है और उन दोनों का पीछा करता है। जब वो ला नोपोली पहुंचता है, उसे एक जगह मिलती है जहां एंटोनी और लॉरा सो रहे थे। ग्रेन वहां के मालिक को मना लेता है कि वहीं खलियान में वो भी सो सके। उस रात ग्रेन धीरे से लॉरा के कमरे में घुसकर उसे मारकर बेहोश कर देता है और उससे उसकी खुशबू तेल से लपटे कपड़े में लपेटकर उसके महक को चुरा लेता है। ग्रेन घंटों तक लॉरा को देखता रहता है। सुबह होते ही वो कपड़े को उसके सेंटेड ऑयल के साथ बांधता है और निकल जाता है।
एंटोनी उसी सुबह अपनी बेटी लॉरा के लाश को देखता है। कुछ दिनों बाद पुलिस के खोजबीन पर ग्रेन की गिरफ्तारी होती है। पुलिस को ग्रेन के कैबिन में 25 और लड़कियों के बाल और ड्रेसेस मिलते हैं और यह सबूत चर्च स्क्वायर में सबके सामने पेश किया जाता है। ग्रेन की सुनवाई होती है और ग्रेन को मौत की सजा सुनाई जाती है। ग्रेन के मौत से पहले परेड ग्राउंड्स को तैयार किया जाता है और लोग एक छुट्टी की तरह इस दिन का इंतजार करते हैं। ग्रेन के फांसी वाले दिन जमीन हजारों लोगों से भर जाती है और ग्रेन को एक कैरेज में लाया जाता है ताकि भीड़ से उसकी हिफाजत हो सके। जब ग्रेन कैरेज से उतरता है वो वही परफ्यूम पहना होता है जो उसने उन 25 कुंवारी लड़कियों को मारकर बनाया था और भीड़ को लगता है कि ग्रेन एक मर्डरर हो ही नहीं सकता। ग्रेन एक बार फिर लोगों को बेवकूफ बनाने में समर्थ था, जैसे वो अपनी नकली खुशबू के मदद से लोगों को अब तक धोखा दिया कर रहा था। ग्रेन के खुशबू का असर ऐसा था कि लोग में तांडव शुरू हो जाता है। ग्रेन खुद को भगवान जैसा महसूस करता है, लेकिन जल्द ही उसका सुख इंसानों के लिए नफरत में बदल जाता है और वो बेहोश होने लगता है। एंटोनी ग्रेन के पास भाग कर जाता है। जब ग्रेन होश में आता है तो वो खुद को लॉरा के बिस्तर पर पाता है और एंटोनी उसे अपना बेटा बनाने को कहता है। फैसले को बदल दिया जाता है और ग्रेन का साथी, जिसने उसे एंटोनी और लॉरा के शहर से बाहर जाने के खबर को दिया था, उसे मौत के लिए गिरफ्तार किया जाता है और मौत दे दी जाती है। उसकी खुद की कोई महक नहीं है तो उसके जिंदगी के क्या मायने हैं। ग्रेन वापस पेरिस लौटने का फैसला करता है, यह सोचकर कि अब वो मरना चाहता है। वो आधी रात के बाद पहुंचता है और सिमेट्री डी इनोसेंट्स जाता है, जहां वेगाबॉन्ड्स इकट्ठा होते हैं। वो उसी गट का हिस्सा बन जाता है और अपनी आखिरी परफ्यूम की बोतल अपने ऊपर गिरा लेता है। गट उसकी महक से इस कदर आकर्षित हो जाती है कि वो सभी लोग उस पर टूट पड़ते हैं और उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर खा जाते हैं। कुछ ही मिनटों में ग्रेन खत्म हो जाता है और इस धरती से ग्रेन की नामो निशान पूरी तरह से मिट जाती है। ग्रेन का आविष्कार आज ग्रेन का ही दुश्मन बन चुका था। ग्रेन के खाने वाले गट को कुछ हद तक शर्मिंदगी महसूस जरूर होती है, लेकिन उन्हें एक अजीब सी खुशी का भी एहसास होता है। जिंदगी में पहली बार उन्होंने आखिरकार कुछ ऐसा किया था जो सिर्फ प्यार के वजह से था, और यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की यह एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।